हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मनोहर एजुकेशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है स्टोक्स फार्मूला एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स का फार्मूला समझने से पहले हम कुछ बिंदुओं को समझते हैं। जैसे जब कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में गति करती है तो ठोस के पृष्ठ एवं द्रव के मध्य घर्षण बल लगता है। अर्थात जैसे कोई पात्र है, पात्र के अंदर द्रव भरा हुआ है। इस द्रव में जब कोई ठोस वस्तु गति करेगी तो इस ठोस के पृष्ठ और द्रवों के मध्य एक घर्षण बल लगता है। ये घर्षण बल उस वस्तु की गति का विरोध करता है। अर्थात जो ये घर्षण बल लगेगा उस वस्तु की गति का विरोध करता है। अर्थात द्रव का ये घर्षण बल सदैव वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब जब ठोस वस्तु किसी द्रव में गति करेगा तो ये जो घर्षण बल है वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इसी बिंदुओं के आधार पर हम स्टोक्स का नियम को समझेंगे। स्टोक्स ने यह सिद्ध किया कि यदि r त्रिज्या का सूक्ष्म गोला अनंत विस्तार वाले पूर्णतः समान तरल माध्यम में गति करता है तो उस पर गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, जिसका मान होता है F = 6 पाई ईटा RV, और इसे ही स्टोक्स बल भी कहते हैं। इस प्रकार स्टोक्स ने जो द्रव के अंदर वस्तु की गति के कारण जो घर्षण बल लगता है उसका मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था। इसे ही शान बल भी कहते हैं, इसे ही घर्षण बल भी कहते हैं, क्योंकि इसका मान स्टोक्स ने ज्ञात किया तो इसी बल को स्टोक्स बल भी कहते हैं। स्टोक्स बल का जो मान है वो 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला है तरल की शांता गुणांक मतलब ईटा पर। दूसरा है गोलाकार वस्तु की त्रिज्या r पर। और तीसरा है वस्तु की चाल v पर निर्भर करता है शान बल का मान। तो ये याद रखना है, शान बल का सूत्र होता है, शान बल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 पाई ईटा RV। और ये जो शान बल है वो द्रव के अंदर लगता है और वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है और 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। ईटा पर मतलब द्रव के शांता गुणांक पर, और गोलाकार वस्तु की त्रिज्या पर, और तीसरा है वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। अब हम इसी बल की सहायता से सीमांत वेग के लिए सूत्र निकालेंगे। अगला बिंदु है हमारा सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। द्रव के अंदर वापस एक पात्र लेंगे, उसमें द्रव लेंगे। इस द्रव के अंदर एक स्वतंत्रता पूर्वक एक वस्तु को गिराते हैं। जब किसी वस्तु को इस द्रव के अंदर गिराते हैं तो वस्तु पर 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। 2 बल तो ऊपर कार्य करेंगे, जिसमें से एक तो है शान बल जो कि गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, और दूसरा है उत्प्लावन बल। मतलब जो उत्प्लावन बल होता है वो द्रव के अंदर कार्य करता है और ऊपर की दिशा में कार्य करता है। और जो तीसरा बल है वो वस्तु के भार के कारण नीचे की ओर लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार द्रव के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु पर 3 बल कार्य करते हैं। 2 बल तो ऊपर की दिशा में कार्य करते हैं और एक बल नीचे की दिशा में कार्य करते हैं। जब वस्तु को गिराया जाता है, जब
तब प्रारंभ में तो वस्तु का जो वेग है वो अधिक होता है वस्तु के भार के कारण। मतलब वस्तु के भार के कारण प्रारंभिक वेग तो अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आती है वैसे वैसे द्रव के कारण वस्तु पर एक घर्षण बल कार्य करता है और इसी घर्षण के कारण वस्तु का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एक तो कार्य करेगा शान बल, जिसे घर्षण बल भी कहते हैं, और दूसरा कार्य करता है उत्प्लावन बल। इस प्रकार धीरे धीरे वस्तु का जो वेग है वो नियत हो जाता है। नियत होने का कारण है जो ऊपर जो बल लग रहे हैं वस्तु के ऊपर, जो कि है शान बल और उत्प्लावन बल, और जो नीचे जो बल लग रहा है जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल, जब इन दोनों का मान बराबर हो जाता है, मतलब ऊपर की ओर लगने वाले बलों का मान और नीचे की ओर लगने वाले बल का मान जब बराबर हो जाता है, तब वस्तु का जो वेग है वो नियत हो जाता है। और इसी नियत वेग को कहते हैं सीमांत वेग कहते हैं। अब हम इस सीमांत वेग का मान ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे। सीमांत वेग होता है एक प्रकार का नियत वेग। सीमांत वेग या नियत वेग का मतलब होता है वस्तु नियत वेग से गति कर रही है, और ये कब होता है? जब नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल और शान बल के बराबर हो जाता है, तब वस्तु नियत वेग से गति करने लग जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है W बराबर होता है mg। उत्प्लावन बल या B, जिसको B से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो उत्प्लावन बल होता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, और भार का सूत्र होता है m इंटू जी, और शान बल का सूत्र होता है 6 पाई ईटा RV। अब हम इस m का मान रखेंगे। m का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। तो जो वस्तु है गोलाकार वस्तु है, और गोलाकार वस्तु का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और जो घनत्व होता है वस्तु का वो है रो, तथा उसके बाद में लिखेंगे जी। अब विस्थापित द्रव का भार है mg। इसी तरह से जो विस्थापित द्रव है, जो उस वस्तु के कारण जितना द्रव बाहर निकलेगा, वो द्रव का जो भार है वो उत्प्लावन बल के भार के बराबर होगा। तो इसके लिए हम द्रव्यमान की जगह वापस रखेंगे d और v, मतलब घनत्व इंटू आयतन रखेंगे। तो जो द्रव है उसका घनत्व तो है सिग्मा, और जो आयतन है वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, और उसके बाद में लिखेंगे जी। उसके बाद में ये शान बल का सूत्र लिखेंगे 6 पाई ईटा RV। अब हम इन दोनों में से लेंगे कॉमन। कॉमन आ रहा है 4/3 पाई r क्यूब, और जी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर तो बचेगा रो, और बराबर के इधर बचेगा सिग्मा, और सिग्मा का पक्षांतर करेंगे तो सिग्मा हो जाएगा माइनस में, और इधर है 6 पाई ईटा RV। अब हमको वेग ज्ञात करना है, तो 6 पाई ईटा R का पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और उसके बाद में हम काटेंगे। 4 को काटेंगे 2 से तो 2 बार कटेगा, और 6 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा। इसी तरह से पाई से पाई कट जाएगा, R से एक R कट जाएगा, तो क्यूब की जगह 2 R बचेंगे। इस प्रकार हमको सीमांत वेग या नियत वेग का मान प्राप्त होता है 2/9 R² G, कोष्टक में है रो माइनस सिग्मा बटेवे ईटा। इस सूत्र की सहायता से हम किसी द्रव में गिरी वस्तु के सीमांत वेग या नियत वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद इस सूत्र की सहायता से हम सीमांत वेग की निर्भरता ज्ञात कर सकते हैं। सीमांत वेग 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। एक तो R² पर। R² का मतलब होता है गोली की त्रिज्या, मतलब सीमांत वेग का मान गोली की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है।
दूसरा है रो माइनस सिग्मा। रो का मतलब है गोली का घनत्व और सिग्मा का मतलब है द्रव का घनत्व। मतलब सीमांत वेग का मान गोली तथा द्रव के घनत्व के अंतर के समानुपाती होता है। और तीसरा है शांता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब सीमांत वेग का मान शांता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे हम सीमांत वेग का ग्राफीय निरूपण सीमांत वेग का ग्राफीय निरूपण करेंगे। एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे चाल। प्रारंभ में हमने देखा था कि चाल अधिकतम बढ़ रही थी, तेजी से बढ़ रही थी, तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। और उसके बाद में जब गुरुत्वाकर्षण बल का मान उत्प्लावन बल और श्यान बल के बराबर हो जाता है तो जो वेग था वस्तु का वो नियत हो गया था। तो इस प्रकार सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो मतलब प्रारंभ में तो वेग बढ़ेगा और उसके बाद में वेग नियत हो जाएगा। तो सीमांत वेग का ग्राफीय निरूपण हम इस प्रकार करेंगे। नियत वेग को सीमांत वेग भी कहते हैं या फिर अंतिम वेग भी कहते हैं। और फिर अब हम अंत में हम पढ़ेंगे स्टोक नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है पैराशूट लेकर कम वेग से उतरना। और दूसरा अनुप्रयोग है मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करना। इस प्रकार हमने इस टॉपिक को इस क्लास में विस्तार पूर्वक समझा।